हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा। संभव बेस की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर, नए लेसन, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी में रखता हूं क्योंकि इसका हर क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूलाज पर डिपेंड है। इसलिए गिने चुने 3-4 फॉर्मूला है इसमें। यदि फॉर्मूला समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ डाला, तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। इसका मतलब जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फॉर्मूला समझ लेंगे, तो आपकी अप्रोच जो है क्वेश्चन को करने की वो थोड़ी सही हो जाएगी, सटीक हो जाएगी। उसके बाद इस टॉपिक का कैसा भी सवाल है आप कभी नहीं छोड़ेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आज बात करेंगे पहले सुपर कॉन्सेप्ट के बारे में और ट्रिक्स के बारे में, और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे 11 साल के PYQs, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो PYQ बेस्ड है। आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि 11 साल के PYQs हम बता रहे हैं। हर यूट्यूब चैनल पे ये मिलेगा आपको अभी, जहां पे सब पर PYQs के बारे में डिस्कस चल रहा होगा। लेकिन हम आपको PYQs के साथ में प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्ट, साथ में ट्रिक। इसकी वजह यह है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझते जाएंगे तो लोड भी नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारा का सारा लेसन आप छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आगे मेरी बात समझे? बस इसीलिए हम हमेशा पहले सुपर कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिर उसके बाद में ट्रिक्स पर बात करते हैं, ताकि क्वेश्चन करते समय आप आसानी से क्वेश्चन को तो समझ जाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यदि याद रह गया तो चाहे सवाल घूम जाए, चाहे कितना ही एग्जामिनर ट्विस्ट पैदा करे, आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे और क्वेश्चन आप कर आएंगे। और फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा कभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे टॉपिक प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन पर। चलिए बात करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, मैं पहले छोटी मोटी बेसिक बातें आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर ये आपका कोई ग्राउंड है। जब आप किसी क्षैतिज के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ या ग्राउंड के साथ कोई एंगल थीटा पर यानी 90 डिग्री से कम कोण पर, ठीक है, कोई एंगल थीटा पर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ये लो, तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करता है, मुक्त रूप से गति करता है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, यानी केवल ग्रेविटी उस पर काम करती है। जब ग्रेविटी उस पर काम करती है तो वो ऑब्जेक्ट एक स्पेशल पाथ को फॉलो करता है, एक स्पेशल पथ या एक रास्ते पे गति करता है, एक स्पेशल तरीके से गति करता है। उसी का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, चलिए हम एक एक चीज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, या गेंद देख लो या फव्वारे से पानी देख लो, किसी भी चीज को जब आप फेंकते हैं ग्राउंड से, तो वो कुछ इस तरीके से मोशन करता हुआ जमीन पे वापस आ जाता है। आगे मेरी बात समझ में आपको? अब देखिए, तो बात करते हैं अब। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसका एक प्रारंभिक वेग होगा जिसका नाम मैं निकाल देता हूं u। ठीक है, इसका एक प्रारंभिक वेग है जिसका नाम है u। हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ इसने कोण बनाया थीटा। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कोण बना दिया थीटा, ये मैं यहां लिख देता हूं। तो इसके दो वेग हो गए, एक x डायरेक्शन में हो गया, एक y डायरेक्शन में हो गया। x डायरेक्शन वाला जो वेग है ux, इसको आप लिखेंगे u cos थीटा।
मैं थोड़ा सही लिख देता हूं, आप इसे लिखेंगे u cos थीटा, क्योंकि जो u वेग है वो x दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, और y दिशा वाला जो वेग है वो आप लिखेंगे u sin थीटा। आप ये दोनों बात ध्यान रखें, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा x दिशा का वेग है एंड u sin थीटा y दिशा का वेग है। ध्यान से समझना है एक बात, ठीक है। यानी ये द्विविमीय गति है भाई। किस टाइप की मोशन है? 2D मोशन है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ दो डायरेक्शन में गति करती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा दो डायरेक्शन में गति करता है, वो आगे भी चलता है, वो ऊपर भी जाता है। एक लिमिट तक जाने के बाद, मतलब इस पॉइंट पर, इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट आगे जाता है और साथ में नीचे भी आता है। यानी एक साथ कितने डायरेक्शन में गति होती है? दो डायरेक्शन में गति होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, ठीक है। जब आप फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग काफी तेज होता है, काफी ज्यादा होता है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी हमेशा काम करती है नीचे। ग्रेविटी कहां पे काम करती है? नीचे काम करती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से लिखते हैं, वो केवल वाई डायरेक्शन में काम करेगा, यानी केवल वाई दिशा में काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, और उसकी वैल्यू होगी जी। अच्छा देखो, मैं ऊपर वाली सारी वैल्यूज को पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मैं काय में ले रहा हूं? पॉजिटिव में, और नीचे वाली सारी वैल्यूज को मैं ले रहा हूं नेगेटिव में। तो जी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहां पे होगा? नीचे की ओर। मैं किसी और कलर से इसको बना देता हूं, ये लीजिए, इसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और इसलिए इसकी वैल्यू मैंने ले ली नेगेटिव में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, मैं आज फिर बता रहा हूं, यदि वेग जो कि हमारा ऊपर की ओर है और त्वरण जो कि नीचे की ओर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वेग हमेशा घटता है। वेग की वैल्यू क्या होती है? घटती है, क्योंकि जिधर ए होता है उसी डायरेक्शन में एफ होता है, बल होता है। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, और हम उसे पीछे की ओर खींच रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। कौन सी स्पीड? केवल वाई डायरेक्शन की स्पीड, क्योंकि त्वरण कौन से डायरेक्शन में? केवल वाई डायरेक्शन में। तो देखो, वाई डायरेक्शन की स्पीड स्लो होती जाएगी। तो देखो, इतना बड़ा बनाया ना मैंने यहाँ पे एरो, ये इतना बड़ा एरो बनाया, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ। स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, कम हो गई, ये लो, ये थोड़ा और छोटा हो गया, यानी कम हो गई। यहां पर जाती जाती वैल्यू थोड़ी और कम हो गई, ये लो, और यहां जाती जाती तो अंतिम वेग यानी वाई डायरेक्शन का वेग कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन में यहां पर देखो, मैं एक चीज लिखता जा रहा हूं, किसी और पेन से लिख देता हूं ताकि आपको भी पता रहे हर चीज। देखिए, एक्स डायरेक्शन का देखिए, आप एक्स डायरेक्शन में इधर ही लिख देता हूं यहीं पे, ताकि आपको थोड़ा पता रह जाए। एक्स डायरेक्शन में मार्कर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, पेन, माफी चाहता हूं, थोड़ा बस आप ही के लिए कर रहा हूं मैं सब। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो कोई त्वरण भी नहीं है भाई, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मेरे पास देखो, दो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिल गए, एक्स में मिल गया एंड वाई में मिल गया, एक्स में मिल गया और वाई में मिल गया। आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा। आप जब इसे देखेंगे तो आपको एक बात पता लगी होगी कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, और एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है तो ना वेग घटेगा ना वेग बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। यानी ये जो ux वाली वैल्यू है, यानी ये जो ux की वैल्यू है, u cos थीटा जो वैल्यू है, ये पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए अब देखो, तो मैं एरो बनाता हूं, जितना एरो पहले है उतना ही बना देता हूं, क्योंकि वेग वेलोसिटी या वेग तो कम हुआ ही नहीं। ये ux की वैल्यू ऐसे कैसे रख देता हूं, ये ux की वैल्यू ऐसे कैसे रख देता हूं, और यहां पर देखो y डायरेक्शन का वेग 0 हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद हो गया है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आएगा। एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए यहां पे रुक जाएगा, बट x डायरेक्शन का वेग 0 नहीं होगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर यहां पर वेग 0 हो गया तो कई लोग सोचेंगे सर ये तो नीचे गिर जाना चाहिए, बट नीचे नहीं गिरता, क्योंकि जैसे ही नीचे गिरता है
उससे पहले ये वाला जो एक्स डायरेक्शन वाला वेग है उसे आगे की तरफ खिसका देता है, और जब आगे की तरफ खिसका देता है तो ग्रेविटी में मोशन वापस स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे ये नीचे आता है इसका वाई डायरेक्शन में वेग बढ़ने लगता है। तो ये लो, मैं वेग को बढ़ा देता हूं, ये लो, एक्स डायरेक्शन का वेग वैसा के वैसे रहेगा, एक्स डायरेक्शन का वेग वैसे के वैसे रहेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेग का मान बढ़ेगा। कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में वेग पहले से फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और जब ये नीचे गिरेगा, देखो मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूं, ऑलमोस्ट सेम जगह पे ले लेता हूं मैं। इस पॉइंट पे देखो, पॉइंट नंबर 1 पर ये और पॉइंट नंबर 2 देखो, दोनों सेम लेवल पर है, तो जितनी स्पीड ए पर होगी उतनी स्पीड 2 पर होगी। सेम लेवल पर, सेम जगह पर, सेम पॉइंट पर, सेम हाइट पर हमेशा वेग समान होता है, तो जितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा होगा उतनी स्पीड से ये नीचे आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ले लो यू एक्स, और ये मेरी जो स्पीड है वो है यू, और अब जो कोण बनेगा वो इस साइड बनेगा, इसलिए इसको माइनस थीटा भी लिखते हैं अपन, ठीक है। कोई दिक्कत? वैसे तो थीटा लिखते हैं, और इस साइड बनाते इस साइड तो माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। याद रखिए ये बात। चलिए, तो आपको यहां से बेसिक काफी पता लग गया होगा, जिसमें आपने ये भी देख लिया कि एक्स डायरेक्शन का वेग जो होता है वो नहीं बदलता है, वाई डायरेक्शन का वेग बदलता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन का वेग शुरुआत में ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वेग कम होता जाता है, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेग 0 हो जाता है। जिस पॉइंट पर वेग 0 होता है वो मैक्सिमम हाइट होती है, उस मैक्सिमम हाइट को हमें निकालना होता है, उस मैक्सिमम हाइट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को हम लिख देंगे एच मैक्सिमम, ठीक है। अभी देखिए, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, यहीं बीच में ही है, इसके लिए एक तरीका है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जमीन से चलने के बाद वो वापस घूमकर वापस जमीन पे ही गिरता है, ठीक है। तो पहली पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है रेंज, यानी वो जितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, आपने उसको फेंका, वो जस्ट पॉइंट नंबर ए से चली और पॉइंट नंबर बी पर आके गिर गई, तो ए और बी के बीच की बात कर लो, या ए से चलने के बाद वो जब वापस बी पर गिरती है तो वो जितनी क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या बोल दो एक्स डायरेक्शन में जितनी गति करती है उसे बोला जाता है परास। क्या कहा जाता है? परास। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब तक आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा ना भाई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये बातें यदि आपको समझ में आ गई तो फिर तो सब कुछ मजा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब बात यह है, सबसे पहली बात, कि भाई साहब ये जो उल्टी कटोरी जैसा चित्र बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। लिख के देता हूं मैं आपको, बायो वाले स्टूडेंट को तो बेचारों को ऐसा भी नहीं पता होगा। पैराबोला यानी परवलयाकार। अब हमसे कोई ये पूछ ले, पहली चीज कि ये परवलयाकार ही क्यों बनता है, ये उल्टी कटोरी जैसा ही क्यों बनता है, या ऐसा ही क्यों होता है कि जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो इसी तरह गोल आधा चंद्रमा जैसा घूम के ऐसे गिरता है। आप कभी भी देख लो, आप पत्थर को फेंको, पत्थर भी ऐसे गिरेगा, क्रिकेट की बॉल भी ऐसे आएगी, कुछ भी देखो, जिस भी चीज को फेंकोगे ऊपर की साइड वो ऐसे घूमकर इसी तरीके से अर्धचंद्राकार पथ पे गति करेगा। इसकी एक वजह है, वो है इसका गति का समीकरण, वो है इसकी मोशन का समीकरण, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या किया, समीकरण चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम, आपको समझ में आया होगा, अब मैं नेक्स्ट डायग्राम दोबारा बनाकर इसको थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। अब देखो, देखिए यहीं पे बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पथ का समीकरण। देखिए मैं एक काम करता हूं, वापस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। कुछ ऐसा डायग्राम था हमारा, ठीक है। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। आप देखेंगे कि इसका एक x निर्देशांक होगा, ठीक है, और इसका एक y निर्देशांक भी होगा। x निर्देशांक वाली डिस्टेंस को मैं x लिख देता हूं, और यहां से यहां तक जो y निर्देशांक उसको मैं y लिख देता हूं। तो पॉइंट P के दो निर्देशांक हो गए x और y। x और y में जो संबंध होता है ना भाई,
वही संबंध पथ का समीकरण कहलाता है। अब उसी से पता लगेगा कि कोई भी कण जब गति कर रहा है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, किस रास्ते पे गति करेगा। वो सीधी रेखा में चलेगा, गोलीय पथ पे घूमेगा, बेलनाकार गति करेगा, आड़ा तिरछा भागेगा, जो भी जिस भी पाथ पे जिस भी टाइप की मोशन करेगा वो डिपेंड करता है उसके पाथ के इक्वेशन पे, ठीक है, यानी एक्स वाई के उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशन पर। तो हम वही रिलेशन कर निकालते हैं जिससे हमारा पाथ का समीकरण भी आ जाए और हमें यह भी पता लग जाए कि ये पैराबोला पर ही क्यों मोशन करता है, ये पैराबोला को ही क्यों फॉलो करता है। चलिए तो देखो क्या करना है, पहले एक्स दिशा की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स दिशा के लिए, एक्स दिशा के लिए। देखो भाई, एक्स दिशा में आपने पढ़ा होगा कि एक्स दिशा का वेग है u cos थीटा, अभी बताया था मैंने। और एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, और जब त्वरण नहीं होता तो मुझे एक्स दिशा की दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर मैं लिख सकता हूं वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। तो दूरी को मैं एक्स लिख देता हूं, वेग को मैं u cos थीटा लिख देता हूं और समय को मैं t लिख देता हूं, ठीक है। यहां से मैं t का फॉर्मूला निकालूं, देखो एक तो x का फॉर्मूला आ गया आपके पास, और यदि मैं t का फॉर्मूला निकालूं तो ये हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ये लो, ठीक है। अब मुझे y में जाना है। यदि मैं y दिशा की बात करूं, यहां लिख देता हूं मैं y दिशा के लिए, y दिशा के लिए। बट y दिशा में आपको एक बात पता होगी कि y दिशा का वेग जो होता है वो u sin थीटा है, साथ ही साथ में जो y दिशा में त्वरण है वो माइनस का g है। और जहां त्वरण आता है और यदि वो त्वरण कांस्टेंट होता है, क्योंकि g की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो यहां पर न्यूटन के गति के समीकरण लगते हैं, न्यूटन के इक्वेशंस लगती है मोशन की। और न्यूटन की इक्वेशन की मोशन ये कहती है कि विस्थापन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y दिशा का विस्थापन है तो मैं y ले लेता हूं, y दिशा का वेग है जो कि u sin थीटा है। टाइम, अब टाइम की वैल्यू क्या निकालूं, तो आपको एक बात पता होगी, जब भी 2 डायरेक्शन या 3 डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो टाइम की वैल्यू सेम होती है। टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेम। आप एक्स दिशा में जाएंगे तो भी वही 60 सेकंड में 1 घंटा हो, 60 सेकंड की 1 मिनट होगी, और जब आप एक्स दिशा में जाएंगे तो भी 60 सेकंड की 1 मिनट होगी। आप कहीं भी जाए 60 सेकंड की 1 मिनट ही होती है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू मैं ऊपर से उठाता हूं, यहां से ये वैल्यू हो जाएगी मेरी एक्स u cos थीटा प्लस हाफ y दिशा का जो त्वरण है वो माइनस का g है, तो माइनस g ले लेता हूं, और t की जगह मैं वापस ऊपर की वैल्यू लिख देता हूं। चूंकि यहां पे स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर करके लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा। u से मेरा u कट गया, y बराबर x sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मिलके बनता है tan थीटा। ये मत सोचना कि सर ये क्या डेरिवेशन करा रहे हैं, मैं तो फॉर्मूला बताऊं, मैं केवल पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो। भाई फॉर्मूला तो है ना, सब बता रहे हैं, आप रट भी लेंगे, कोई बेसिक मैथ में रट लेगा, कोई टॉपिक के नाम पे रट लेगा, लेकिन उस फॉर्मूले को बनाना और उस फॉर्मूले को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आप किसी युद्ध में गए और वहां पर आपके पास में गन है, ठीक है, पिस्टल है, ठीक है, चाकू है, तोप है, ठीक है, आपके पास में मिसाइल भी है, बट आपको चलाना कुछ नहीं आता, तो आप युद्ध में डेड हो जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन यदि आपके पास में इनमें से कुछ नहीं है, केवल चाकू ही है, लेकिन आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट चाकूबाज हो, तो फिर आपका एक किसी वॉर में, किसी युद्ध में जीतने की और जीने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल फॉर्मूला याद होना ही मायने नहीं रखता, उसे लगाना और उसे बनाना भी आना चाहिए कि उसे कहां लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, इसको मैं आगे ले लेता हूं, ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, gx स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ पाथ है भाई, इसको याद कर लिया आप, बड़े काम की चीज है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, बड़े काम की चीज है, हमेशा ध्यान रखना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कल को फिर आप ऐसे होगे सर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही एक इक्वेशन और आती है पाथ की, वो मैं लिख देता हूं, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ है। कैसे आई मैं बता दूंगा, लेकिन ये दोनों याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं भी कह रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैं फिर आपको कहूंगा, मतलब हमेशा एग्जाम में आती है, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। इसमें कौन कौन क्या है। एक्स आपको पता ही होगा, ये एक्स दिशा में विस्थापन है या दूरी कह सकते हो, एक्स दिशा में विस्थापन। वाई यहां पे आपको पता ही होगा, ये वाई दिशा में विस्थापन है। आर जो है ना भाई, उसको बोलते परास, रेंज। ये क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखो, ये थी रेंज। जहां से आप उड़ना चालू हुए थे और जहां उड़कर गिर गए थे वहां तक के बीच की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दिशा में दूरी कहलाती है आपकी परास। ठीक है, अब देखो हम बात करना चाहते हैं कि भाई हम जब फेंकेंगे तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, जमीन से कितनी ऊपर तक जाएगा और जाकर वापस रिटर्न होना चालू हो जाएगा। तो इस पॉइंट की बात चल रही है, पता लग गया होगा किस पॉइंट की बात चल रही है, इस पॉइंट की। ठीक है, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की, ये था। ठीक है, जमीन से कितना ऊपर गया। चलिए फिर बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई में फिर आपको समझा देता हूं क्या होती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी मोशन हो रही है। ठीक है, ये लो, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, क्योंकि यहां पे वाई डायरेक्शन का वेग 0 हो जाता है। एक्स का नहीं होता, केवल वाई का होता है। एक्स में तो यहां पर वेग रहता है भाई, और उसी की वजह से ये आगे गिर सकता है। यदि एक्स का वेग भी 0 हो जाता तो ये जो मोशन है वो ऐसे होती, यहां से जाता और वो सीधा नीचे गिर जाता, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये जो पाथ की इक्वेशन है, ये जो पाथ की इक्वेशन है, ये भाई ये परवलय की इक्वेशन है। काय की इक्वेशन है, परवलय का समीकरण। अब परवलय का समीकरण ये है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो मोशन हो रहा है वो परवलयाकार पथ पे होता है। परवलयाकार पथ जानते हैं ना, ये वाला आधा चंद्रमा वाला, आधी कटोरी वाला। या एक बात और समझ लीजिए, जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो, ए की वैल्यू नेगेटिव हो, ध्यान रखना, ए की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो भाई हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो उल्टी कटोरी बनेगा। ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टी कटोरी बनेगा। और ए की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे ए जो है वो वैसे भी माइनस का जी है हमारे पास। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सीधा फॉर्मूला में लिख देता हूं। देखो मैक्सिमम हाइट का वैसे तो आपके पास फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं, वापस बनाना भी समझा देता हूं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका जो एच का फॉर्मूला है वो हमेशा होता है u²/2g। अब आपने फेंका वाई डायरेक्शन में, तो वाई वाला वेग कौन सा था, u sin थीटा। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप यहां भी स्क्वायर लिखो और यहां पे लगा दो 2g, तो ये हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आप किसी भी एंगल पर हाइट निकाल सकते हैं कि जितने एंगल पर आप फेंकेंगे, मैंने इसको कितने एंगल पे फेंका हुआ है, थीटा कोण पे फेंका हुआ है, जितने भी कोण पे फेंकेंगे आपको पता लग जाएगा ये इतनी हाइट तक जाएगा। लेकिन कभी मन में आ जाए कि मेरे को तो मैक्सिमम हाइट फेंकना है, फॉर मैक्सिमम हाइट, तो भाई मैक्सिमम हाइट के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका थीटा भी क्या होना चाहिए, मैं इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो साइन थीटा हो वो मैक्सिमम आ जाए। और साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, और साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है 90 डिग्री पर। जब साइन 90 होता है तब वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आई मेरी बात समझे, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे, आपके पास एक गेंद है, आप इसे फेंकेंगे ऐसे सीधा ऊपर, जमीन के साथ कितना कोण बनाते हुए 90, तब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। अब ये कहेंगे सर ये कौन सी मैक्सिमम हाइट हो गई, अरे भाई आप थीटा एंगल पर जब फेंकते हैं ना तो जितना ही अचीव कर सकती है इस एंगल के हिसाब से उतने ऊपर जाती है, बट 90 पे फेंकेंगे और स्पीड वही रखेंगे तो ये सबसे ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। लेकिन फिर ये सीधा ऊपर जाके वापस नीचे इधर ही गिर जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा u²/2g, जो कि मैंने पहले भी लिख रखा है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बड़े काम की चीज है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चले। अब देखिए मुझे चाहिए रेंज, मुझे क्या चाहिए, रेंज। ये क्या होती है, ये होती है परास। अब ये कौन सी बला है, देखो मैं इसे डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। ये यहां से उड़ना चालू हुई ऑब्जेक्ट और आकाश में उड़ते हुए वापस नीचे जमीन पे आ गए इधर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ना भाई, ये जो क्षैतिज दूरी आई है ना,
इसी को बोलते हैं रेंज या बरास। मुझे ये चाहिए, कितनी रेंज आई है भाई, ठीक है, कितनी दूर जाके गिरेगी, ये भी डिपेंड करता है आपके थीटा पे। काय पे डिपेंड करता है? थीटा पे। चलिए, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो मैं लिख देता हूं। रेंज को आर से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये देखो स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ देखना स्क्वायर है, यहाँ 2 थीटा है, ऊपर वाले में देखो यहाँ स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान देना फॉर्मूले पे। और यहाँ पर आता है जी, ये मेरा रेंज का फॉर्मूला है। अब कोई ऐसा कहे कि भाई मेरे को तो नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकना है। किसकी तरह भाला फेंकना है? मुझे तो नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकना है, तो सबसे ज्यादा दूर फेंकना है। तो सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए मुझे कितने डिग्री कोण पर फेंकना पड़ेगा? तो आप बात ध्यान रखिए, यदि आपको रेंज का मामला चाहिए, यानी रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो आपको वही चीज करनी पड़ेगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लानी पड़ेगी। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहाँ पे जो भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 होने के लिए आपको साइन 90 लाना पड़ेगा। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 थीटा है उसका मान 90 के बराबर होना चाहिए, यानी 2 थीटा बराबर होना चाहिए 90, तो थीटा बराबर होना चाहिए 45। तो इस बात का ध्यान रखिए, आर मैक्सिमम के लिए आपका जो थीटा है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 45। बड़े काम की चीजें बहुत बार पूछते हैं। जब 45 डिग्री आप कोण रख देंगे, थीटा का मान कितना रख देंगे? 45, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। आप मैक्सिमम दूरी तक फेंक सकते हैं। अब हाइट से कोई मतलब नहीं है, कितना ही ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना जोर लगाकर फेंक सकते हैं, मतलब स्पीड से, मैं 10 की स्पीड से फेंक रहा हूं, लेकिन अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, तो उस 10 की स्पीड से जितनी रेंज मैक्सिमम कवर हो सकती है उतनी दूर तक फेंकने के लिए आपको 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, और गेंद सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तक जा सकती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसका फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब आप कहेंगे यार ये 45 डिग्री पे जब मैं फेंकता हूं, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, क्या जब मैं इसको मान लो 45 डिग्री पे फेंक दिया, ये फेंक दिया कितने पे? 45 पे, और वेग मेरा यू का यू है, कोई वेग है फिक्स, और मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई ये मैक्सिमम दूरी तक जाएगी, आर मैक्सिमम, लेकिन इस समय कोई हाइट भी तो होगी इसकी, एच मैक्सिमम, तो ये हाइट कितनी होगी? तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमारा क्या जा रहा है। आपको पता है एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये जो रेंज वाली बात चल रही है, मैक्सिमम रेंज, ये 45 पे होती है, तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह लिख देता हूँ 45, ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2g। तो h की वैल्यू देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर अपॉन में 2g, और ये मेरे h की हाइट का फॉर्मूला है, यानी h मैक्सिमम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यू स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है, और नीचे 2g और बचा हुआ है, ये बचा हुआ है यू स्क्वायर अपॉन 4g। आप थोड़ा ध्यान से देखें, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, मैं एक पेज और एड कर देता हूं इसमें। ठीक है, कहाँ गया, ये लो। तो जो मेरा एच का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, 45 डिग्री पर 8 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जो आपकी हाइट होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी को देखो क्या लिख सकते हैं अपन, यू स्क्वायर अपॉन जी को मैक्सिमम रेंज लिख सकते हैं, मैक्सिमम प्रास लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मैक्सिमम रेंज है ना, उसका चौथाई हो जाएगा। उसका क्या होगा? चौथाई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप गेंद को फेंकते हैं 45 डिग्री पे, और आप इसे फेंक पाते हैं 100 मीटर तक, तो ये कंफर्म है कि गेंद जो है 100 का चौथाई यानी 100/4 25 मीटर जमीन से ऊपर जाती हुई आएगी। आई मेरी बात समझ में? चलिए, अब एक बात और, ये घूम भी रही होगी, तो जब आप फेंकते हैं और वापस जमीन पर आती हैं तो कोई टाइम तो लगता होगा, तो ये है, हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल के बारे में ये बात है कि आप t बराबर सीधा लिख सकते हैं, जितना टाइम ऊपर जाने का होता है उतना ही टाइम नीचे आने का होता है। मैं फिर बता देता हूं आपको, आप मैक्सिमम हाइट पर गए तो जितना टाइम इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगेगा,
मैं लिख देता हूं यहाँ टी ऊपर जाना, उतना ही टाइम इस मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आने पे भी लगेगा, टी नीचे आना। यानी एक बात तो ये कंफर्म है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो जो कुल टाइम होगा वो दोनों टाइम के बराबर होगा, टी ऊपर प्लस टी नीचे। क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं इसलिए चाहे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऊपर जाने वाला जो टाइम है उसका आप क्या कर दो, डबल कर दो। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसका टाइम का फॉर्मूला होता है यू अपॉन जी। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा सही करके, यू अपॉन जी, और मैंने लिख दिया 2। आपने ऊपर फेंका था वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का जो वेग है वो था यू साइन थीटा डिवाइड में जी इंटू टी। अब ये मत कहना सर ये फॉर्मूला कहां से आया, मैंने लेसन नंबर 2 जहां पे मैंने आपको गति के समीकरण पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गति भी पढ़ाई थी, वहां मैं फॉर्मूला बना चुका हूं ये और बता भी चुका हूं टी बराबर। तो आप ध्यान दें, और यदि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने पहले ही कहा था कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और शुरू के 5-6 जो चैप्टर है ना 11th क्लास के, यदि वो आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो भाई फिर तो आपकी फिजिक्स आसानी से हो जाएगी। देखो तो मेरा उड्डयन काल का फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये लीजिए, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत है, याद रहेगा आपको, ठीक है। कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको जो बड़े काम की चीजें। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ध्यान से देखना भाई, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऐसे, मैं इसको ग्राफ के तरीके से ले लेता हूं, ऐसे होता है ग्राफ के तरीके से, है ना, ऐसे। तो हम यहाँ पे कौन बनाते हैं थीटा, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री से फेंका, थीटा से, तो यहाँ पे एंगल कितना बच गया 90 माइनस थीटा। सपोज करो मैंने उससे फेंका 30 डिग्री से, तो इधर कितना डिग्री बच गया 60 डिग्री। यदि मैं उसे 60 से फेंकू तो, यदि मैं उसे 60 से फेंकू तो देखो आपको बना के दिखाता हूं मैं, ये थीटा पे है। यदि मैं उसे 90 माइनस थीटा फेंकू तो यहां पे देखो, यहां पर एक इसकी एक रेंज आएगी, उसका नाम होगा आर थीटा, उसकी एक हाइट होगी जिसका नाम होगा एस थीटा। यदि इसी तरीके से मैं एक बार डायग्राम और बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं थीटा पे नहीं फेंक रहा, अब की बार मैं फेंक रहा हूं 90 माइनस थीटा पे, तो इधर कितना बच गया, थीटा बच गया भाई, पूरा 90 डिग्री होता है ना, मतलब पहले 30 पे फेंका था, अब की बार मैं फेंक रहा हूं उसे 60 पे। और यहां पर जो रेंज आएगी इसकी, इस रेंज को मैं लिख देता हूं आर 90 माइनस थीटा, और यहां पर जो हाइट आएगी वो लिख देता हूं एच 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों में संबंध बताता हूं मैं आपको, तो जो आपका आर थीटा होगा उतना ही आर 90 माइनस थीटा होगा। पहली चीज तो आप ध्यान रखना, यानी आप 30 डिग्री पे फेंकिए उसे, आपने कितनी डिग्री फेंका इधर 30 पे, और इधर कितने फेंका 60 पे, दोनों का योग 90 है ना, दोनों कोणों का 90 योग होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यदि कोण नंबर 1 पर फेंकेंगे आप, जैसे मैंने 30 पे फेंका, और कोण नंबर 2 यानी 90 में से कितने बच गए 60 जब फेंका, तो ये जो दूरी है ना आपकी, ये वाली दूरी, क्षैतिज दिशा में दूरी, ये दोनों सेम आती है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज, एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा के बीच का जो संबंध होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना। यानी 30 डिग्री पे फेंकने पे जो हाइट आई और 90 डिग्री पे फेंकने पे जो हाइट आई, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। एक और मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पता होनी चाहिए एक बात, एक बस एक सेकंड में देख लेता हूं यहाँ पर कहां पर है वो। देखो मैं करके दिखा देता हूं। यदि मैं इन दोनों के बीच का एक संबंध निकालना चाहूं, एस थीटा और आर थीटा का, तो वो भी निकाल सकता हूं। देखो वो भी इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाल के दिखाता हूं आपको। ऊपर रख देता हूं मैं आर थीटा और नीचे लिख देता हूं मैं एस थीटा। आर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, जिसे कहीं ना कहीं 2 थीटा मैं बता देता हूं वो साइन 2 थीटा, इसको लिखा जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इस साइन 2 थीटा को यहां से हटाकर मैं लिख देता हूं साइन थीटा
कॉस थीटा और 2 को लगा देता हूँ आगे। वैसे एच थीटा का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, एक जी से एक जी कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 2 कॉस थीटा, यहाँ पे देखो कौन बचा साइन थीटा और अपॉन में 2। अपॉन का 2 ऊपर जाता है एच थीटा एच आर थीटा डिवाइड बाई एच थीटा, तो ये बन जाता है 4। 2 ऊपर जाके क्या बना 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया और मेरे पास बचा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और कॉस बटा साइन को मैं बोल सकता हूँ कॉट थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर थीटा का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 4 कॉट थीटा इंटू एस थीटा। अभी ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं नीचे लाता हूँ, ये हो गया आर थीटा कॉट थीटा बराबर 4 थीटा। इसको मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा जो होता है ना वो टेन थीटा होता है। 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आर थीटा टेन थीटा अपॉन में 4h। अब ये क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यानी किसी भी एंगल पर आप फेंकिए, किसी भी कोण पे फेंकिए, उसमें जो रेंज आती है उस एंगल के बीच का संबंध ले लेता हूं, तो मैं टेन थीटा लिख देता हूं, वो 4h के बराबर आती है। समझे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मतलब देखो आपने 30 डिग्री पे फेंका है, किसी एंगल थीटा पे इसको फेंका, तो इसमें एक आपको रेंज मिली, एक आपको हाइट मिली। इन दोनों के बीच का रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, आर टेन थीटा बराबर 4h। तो कभी आपसे पूछ ले क्या ऐसा कौन सा कोण है जहां पे आर बराबर h हो, उसके लिए थीटा कितना डिग्री होगा, तो उसके लिए थीटा होगा लगभग 76 डिग्री। ध्यान रखना कितना डिग्री होगा, 76 डिग्री। यानी 76 डिग्री पे आप फेंकोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे कितने डिग्री पे, 76 पे। तो यदि आपने 100 मीटर फेंक दिया ना भाई, तो हाइट भी कितनी जाएगी, 100 मीटर जाएगी। ठीक है, तो देखो एक तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं स्टार बना रहा हूं यहाँ पे, इनको ध्यान दे देना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन पे स्टार बना रहा हूं भाई वो बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इससे बाहर कभी एक आधा क्वेश्चन आया भी है तो मैं वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। बट मैंने आपको थीटा पे फेंकना बताया, 90 माइनस थीटा फेंकना बताया, और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना ही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगली क्लास में हम अब इन फॉर्मूलाज पर हम करेंगे PYQs। ठीक है, और साथ में कॉन्सेप्ट को भी दोबारा समझ लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, और कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि उन ट्रिक्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। मैं आज भी ट्रिक्स बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ट्रिक्स लगाने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों दीजिए आज्ञा, नई क्लास में इनके नए सवालों के साथ में मिलेंगे, ट्रिक्स समझेंगे, और साथ ही साथ में हम क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और अपनी अप्रोच में इंप्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि एग्जाम काफी पास आ गया है और हमें सिलेक्शन अपना पक्का करना है। तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।